भारतीय बाजार करीब करीब 23,400 के इर्द गिर्द 23,396 397 के जोन में निफ्टी कामकाज कर रहा है और सेंसेक्स करीब 76,900 77,000 की दहलीज के करीब अभी कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 50,000 के थोड़ा सा नीचे 50,000 के इर्द गिर्द कह लीजिए जो कि कामकाज हो रहा है। और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही डे हाई के आसपास हैं, लेकिन निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी 23,441 का हाई बना के 23,395 यानी कि 50 तक ऊपरी हिस्से से हल्का हुआ है। और निफ्टी बैंक भी स्लाइटली हायर लेवल से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में एक अच्छी रफ्तार बनी हुई है। ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एंड रिसर्च एनालिस्ट एंजल वन के। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स अनचार्टेड टेरिटरी में एक बढ़िया रफ्तार के साथ ट्रेड कर रहा है, आप कैसे रीड कर रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, अगर हम पिछले 2 दिनों में देखें तो निफ्टी में थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट दिख रहा था। 23,400 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे, बट आज पीएसयूज में एंड हेवी वेट्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की वजह से वो उसके ऊपर ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। बट रेंज निफ्टी के लिए थोड़ा कन्फाइन होते जा रहा है। 23,250 एंड 300 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है एंड हायर लेवल्स पर 23,500 का रेजिस्टेंस है। तो इमीडिएट बेसिस पे इसी रेंज के अंदर निफ्टी को होवर करना चाहिए। बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी एंड सेल ऑन राइज के या बुक प्रॉफिट्स नियर 23,500 की सलाह रहेगी। एंड जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा ईदर साइड, तब हमें मार्केट में वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अंडरटोन पॉजिटिव है, बट थीमेटिकल मूवर्स में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओशो, ये निफ्टी पे तो आपने राय दिया, निफ्टी बैंक क्योंकि यहाँ पर आज थोड़ी सी बाइंग है, थोड़ा सपोर्ट भी है स्पेशली प्राइवेट बैंक से, आप क्या राय रख रहे हो? जी, निफ्टी बैंक में ओवरऑल पोजीशंस काफी स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलिश अंडरटोन है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले पोजिशनल बेसिस पे 50,500 से 50,600 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर लोअर लेवल्स पे देखें तो 49,500 से 600 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। बट आज अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि एंड ट्रेड्स के तरफ बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आए। तो मेरा अनुमान है कि अगर थोड़ा डिप आता है 100 से 200 पॉइंट का, तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए एंड हायर लेवल्स पे 50,500 के लिए अपने पोजीशंस को होल्ड करने चाहिए। ओके, तो 50-500 के टारगेट्स के लिए आप निफ्टी बैंक को होल्ड कर सकते हैं। कोई डिप मिले तो आप खरीदारी करें, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अंडरटोन जो है दोनों इंडिसीज की वो पॉजिटिव साइड पे ओशो को दिखाई पड़ रही है। ओशो, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई नाम जो कि आपने पिक कर रखा हो, आपको पसंद हो? सबसे पहले देखें तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काफी स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आईजीएल एक पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा टेक्निकल लेवल्स पे। आईजीएल में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है एंड अभी बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट के जोन पे है काउंटर। तो करेंटली होवर कर रहा है 475-77 के जोन पे। इसे बाई करने की सलाह है। 500 का टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा आने वाले 1 से 2 दिनों में। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 462 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर जिसमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है इज आईओबी। आईओबी में अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेट किया है, बट आज काफी स्ट्रांग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आईओबी में बाई की सलाह है। 68.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 64.80 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, जो कि इसका बुलिश गैप है। एंड हायर लेवल्स पे नियर अबाउट 74 से 75 के टारगेट्स हमें पोजिशनल बेसिस पे आईओबी में देखने को मिल जाएंगे। तो आईजीएल और आईओबी दो नाम जो कि पसंद हैं ओशो को, जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। आईओबी मोर लेस ₹2 ऊपर अभी कामकाज करते हुए 3% के आसपास की बढ़त है, और आईजीएल भी गैस कंपनी पिछले 2 दिन से वैसे ही फ्लेवर में है, तो अदरवाइज भी आपको उसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। आगे बातचीत करेंगे ओशो से, लेकिन कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जो कि मिड कैप में काफ़ी एक्शन दिखा रहे हैं। पहले मिड कैप इंडेक्स जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 1% की तेज़ी है, 54,213-212 के स्तरों पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर नज़र डाली है तो आज सबसे बढ़िया एक्शन इधर पीएसयू में दिखाई पड़ेगा आपको, या सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज कर रही हैं। ये पीएसयू के साथ ही शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एससीआई 6.5% ऊपर,
कंटेनर कॉप 5.5% की बढ़िया तेजी यहाँ पर है। एफ&ओ के टॉप गेनर में नाम भी है इसका। EIL 3.5% ऊपर और ऑयल इंडिया करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। PSU बैंक जिसकी अभी बातचीत चल भी रही थी, यूको बैंक 3% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% ऊपर, सेंट्रल बैंक करीब 4% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। NBFC में से LIC हाउसिंग फाइनेंस 5% ऊपर है, L&T फाइनेंस 3.5% ऊपर है, इंडिया बुल्स हाउसिंग 2.5% ऊपर है और चोलामंडलम इन्वेस्ट करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप में ड्रेजिंग कॉप आज अच्छी तेजी में है, फॉलो बाइंग है HCC में 6% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 5% ऊपर, MMTC 5.5% का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गिरने वाले शेयरों में हेरिटेज फूड लोअर सर्किट पर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 4% नीचे, पिडीलाइट 3% नीचे और अरविंद लिमिटेड करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ओशो, दो नाम देखिए, एक है कंटेनर कॉप एफ&ओ का टॉप गेनर, दूसरा चोलामंडलम इन्वेस्ट। यहाँ पर भी आज एक अच्छी खरीदारी है, NBFC की तेजी को फॉलो अप बाइंग ले रहा है। आप कैसे रीड करें दोनों को? सी ओवरऑल सबसे पहले अगर कॉनकॉर की बात करें तो कॉनकॉर में काफी स्ट्रांग मूवमेंट है। हायर हाइज हायर लोज के साइकिल में ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम देखें तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड आज के दिन काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन भी है जैसा आपने बताया। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से 1180 जो कि इसका इमीडिएट हाई है वहां तक ये काउंटर एक स्ट्रांग फॉलो अप बाइंग दिखा सकता है। देन 1180 एंड 1200 पे थोड़ा सा टेंटेटिवनेस या हेजिटेंसी देखने को मिल सकती है बिकॉज नीचे के लेवल से काफी स्ट्रांग वन साइड मूव आया है काउंटर में। तो 1180 से 1200 के रेंज में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेने चाहिए एंड वापस अगर हमें इन फ्यूचर थोड़ा डिप आता है नियर अबाउट 1100 जोन तो वापस से इसमें खरीदारी की राय बनते हुए नजर आएगी। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है बट हमें अपने टाइमली प्रॉफिट्स भी बुक कर लेने चाहिए। सेकंड, आपने चोला फाइनेंस पूछा। चोला फाइनेंस में भी अगर हम देखें तो इसका भी काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया था काउंटर में। 1300 के ऊपर काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया था एंड उसके ऊपर काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिन में एक अच्छा फॉलो अप बाइंग देखने को मिले काउंटर पे। बट अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें या डेवलपमेंट्स की बात करें तो हल्का हायर लेवल्स पे पहुंच चुका है। तो यहाँ से बहुत अग्रेसिव फ्रेश एडिशंस के लिए थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए बट हायर लेवल्स पे 1380 से 85 का पहला रेजिस्टेंस है एंड लोअर लेवल्स पे नियर अबाउट 1320 से 1310 का सपोर्ट है। सो थोड़ा अगर डिप आए 1320 के पास तो बाई करें, 1380 के पास अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। 1380 के पास प्रॉफिट बुक करें, 1330 के पास आए तो थोड़ा सा आप इसको लॉन्ग साइड पे दोबारा लोड कर सकते हैं। ये चोलामंडलम को लेकर राय दी गई है। आगे भी मैं ओशो से बातचीत जारी रखूंगा लेकिन अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने एक NFO लॉन्च किया है थीमेटिक फंड के तहत, जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड। ओपन एंडेड स्कीम है और जो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कंपनीज़ को लेकर उस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है उसके ऊपर एक कंपनी को आधार मान के उनमें निवेश करती है। अब इस फंड की क्योंकि ये 14 तारीख को बंद हो रहा है तो उससे ठीक पहले हमारे साथ MD एंड CEO ऑफ महिंद्रा मैन्युलाइफ मौजूद हैं, एंथनी हेरेडिया सर। एंथनी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपको इस नए फंड को लेकर। कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ मैं इसकी शुरुआत आपसे पूछना चाहूँगा। मैन्युफैक्चरिंग को एज अ थीम आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और एक जो बॉटम्स अप अप्रोच के साथ आप लोग शुरुआत कर रहे हैं इसमें। क्या की हाईलाइट है इस फंड के, क्यों इसको आपने मैन्युफैक्चरिंग को इस समय एक बड़ी थीम के आधार पर आप देख रहे हैं उभरता हुआ, और बॉटम्स अप अप्रोच इसको क्यों पिक किया आपने? सुमित जी नमस्ते। फर्स्टली सो अगर हमारे जो जनरल डिवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर में हमने काफी तरह से मैन्युफैक्चरिंग की थीम को प्ले किया है। क्योंकि अगर आप मैक्रो बेसिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म आप कंसिडर करें, चाहे वो PLI हो चाहे वो मेक इन इंडिया हो, और दूसरी तरफ जो ग्लोबली ट्रेंड चल रही है कि चाइना के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन चाहिए, तो वो सब मैक्रो फैक्टर्स तो काफी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये इस थीम के लिए तो बनता है। इसलिए हमने काफी टाइम से हमारे एग्जिस्टिंग जो फंड्स है वो थीम प्ले कर लिए है। अभी हमने ये सोचा कि अगर हम वैसे भी अगेंस्ट रफली 30-35% इन बेंचमार्क हम ऑलमोस्ट 50% डिवर्सिफाइड फंड्स में तो खेल ही रहे, तो व्हाई नॉट गिव इन्वेस्टर्स अ चॉइस कि आप एक नीश फंड आइडिया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फंड जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके तहत जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमको दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग में,
ये जो मैंने मैक्रो जो थीम्स बोली है, दैट इज द लॉजिक ऑफ द एनएफओ। एक लास्ट पॉइंट में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम है, नॉर्मली थीमेटिक फंड माना जाता है कि थोड़ा सा हायर रिस्क है, जो एक्चुअली फैक्चुअली है, लेकिन ये थीम में सेक्टर डिवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलता है, बिकॉज इट विल हैव पावर, इट विल हैव कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन हेल्थ केयर है, कंजम्पशन स्टॉक्स भी है, कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स भी है, तो काफी सारा सेक्टर डिवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज मिलता है। तो एक तरफ से एक थीम पे फोकस है, लेकिन दूसरे तरफ जो नॉर्मली आप बोलते हैं कि रिस्क को डिवर्सिफाई करने के लिए तरह तरह की सेक्टर में इन्वेस्ट करें, वो भी मिलता है ये फंड में। इसलिए हम ये फंड का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है उस पर काफी पॉजिटिव। सर, दो हिस्सों में मेरा सवाल रहेगा अगला। पहली चीज़, आपका क्योंकि कोर इक्विटी पोर्टफोलियो जो है उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये फंड जो है, ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ है ही। साथ ही साथ नई सरकार के बनने के बाद, फेरबदल होने के बाद अर्थव्यवस्था में एक बड़ा ये जो पॉलिटिकल फेरबदल हुआ है, इसके बाद और बाजार की ज़ोरदार रफ्तार के बाद आपके लिए कितना चैलेंजिंग है एक कंपनीज को पिक करना इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, क्योंकि जो महंगा था वो बहुत महंगा हो गया है, जो सस्ता था वो भी महंगा हो गया है। सो आप कैसे इसको अभी पिक कर पा रहे हो? कितना चैलेंजिंग है आपके लिए इस तरह की थीम्स को, या थीम्स में से अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करना? देखिए, अपनी इंडियन मार्केट का एक खास बात है कि इतना डिवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे स्टॉक्स है कि हमेशा वैल्यू मिल ही जाएगा। लेकिन आपकी पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली द गवर्नमेंट चेंज इन अ न्यू फॉर्मेट, थोड़ा सा कोएलिशन पॉसिबली कैन मीन कि आपकी जो पॉलिसी जो इनिशिएटिव है, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, डज दैट इम्पैक्ट पोटेंशियली प्रोस्पेक्ट्स हम जो बात कर रहे हैं। अभी अगर आप देखें कि हमें लगता है कि फर्स्टली जो भी मार्केट की अपेक्षा है, उनका पहला आंसर तो फर्स्ट बजट में ही आएगा। टिल दैट पॉइंट मार्केट्स विल रिमेन रेंज बाउंड। हमें ये बिलीफ है कि जो ब्रॉड पॉलिसीज है, समझे वो पीएलआई हो, शायद वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, वो शायद कायम रहेगा। हमें ये देखना होगा कि इंफ्रा साइड पे और खास करके डिफेंस या रेलवेज के ऊपर जितना पॉलिसीज हम देख चुके हैं लास्ट 2-3 साल में, वो कितना एक्सटेंट तक कायम रहता है। दैट आई थिंक विल डिटरमिन कि कौन से सेक्टर्स में थोड़ा सा हमारा व्यू बदल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम फंड हाउस की तरफ से मानना है कि ऐसे कई सेक्टर्स है, जैसे आप बोले कि रेलवेज, क्योंकि गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का भी ये मानना है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे लिए कम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है नेक्स्ट 5-7 इयर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो आपकी कमोडिटीज का जो रिक्वायरमेंट है, जो बेस मेटल्स है, उसका तो डिमांड विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आपका जो हेल्थ केयर का जो अपॉर्चुनिटीज है, वो तो स्ट्रांग रहेगा ही। सो मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स जो जहां पे हम बुलिश थे, जहां पे अभी भी वैल्यू है, उसमें हमें ये चेंज, रिसेंट रिजल्ट से कोई चेंज दिखता नहीं। तो हमें ये देखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा फोकस रहेगा, और उस बेसिस पे कैपिटल गुड्स पे, जहां पे आप ने जो भी पॉइंट आउट किया, वहां पे वैल्यूएशन रन अप काफी हो चुका है, तो उसमें तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। तो एंथनी सर, अगेन मैं दो हिस्सों में ही सवाल पूछूंगा। पहला सवाल कि अब अगर आपको कोई मतलब, क्योंकि आप सिस्टम में हो, आप चीज़ों को बहुत बेहतरी से समझ रहे हैं, हर रोज़ के फ्लोज देख रहे हैं, सो आपके लिहाज से कौन से ऐसे बडिंग एरियाज इन मैन्युफैक्चरिंग है जिनको आप आइडेंटिफाई करोगे और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैं अभी भी एक बड़ा स्कोप दिखाई पड़ रहा है मुझे आगे चल के? भले वैल्यूएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ठीक है, वहाँ पर अच्छा स्कोप है, वैल्यूएशन कंफर्ट गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है, पहला पार्ट। दूसरा, क्या जो पल्स ऑफ द मार्केट है, वहाँ कोई घबराहट दिख रही है बाजार की इस बढ़िया तेज़ी के बाद? आपको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स में कोई फियर आ रहा है फ्लोज को देखते हुए, जो एसआईपी का फ्लो आप लोग ले रहे हो अपने फंड्स वगैरह में? तो पहले पार्ट का जवाब देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि हमें लगता है कि पावर, मेटल्स, तो वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश। एक सेक्टर जो आई थिंक अभी, वेदर इट बी वैल्यूएशन लेड या एक्सपेक्टेशन की थोड़ा सा पॉलिसी का जो थोड़ा सा चेंज होगा,
वो कंजम्पशन पे होगा। तो हमें लगता है कि कंजम्पशन स्पेस, क्योंकि हमें काफी ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है कि रूरल इकोनॉमी में जेन्युइनली रिकवरी आ रही है। एक्चुअली एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि रूरल इकोनॉमी विल रिकवर लास्ट ईयर, और वो नहीं हुई थी। एंड टू सम डिग्री आई थिंक वो इलेक्शन के रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई है। आई थिंक कंजम्पशन बिकम्स अ मच मोर इम्पोर्टेंट स्पेस टू लुक एट। और हेल्थ केयर भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज बोथ ग्लोबली प्लस डोमेस्टिकली भी है। तो ये 4 सेक्टर में कहूंगा हमें लगता है कि फोकस रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपकी सेकंड क्वेश्चन जो है, अभी तक तो हमें फ्लोस में तो ये इंडिकेशन तो नहीं आ रहा है कि लोगों, आई थिंक 2 सेक्शंस है। जिस इन्वेस्टर ने पिछले 2-3 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच ले रहे हैं। लेकिन इतने सारे इन्वेस्टर्स जो साइडलाइन पे बैठे हैं अभी, क्योंकि इलेक्शन का जो रिजल्ट है विच वॉज अ वेरी लार्ज इवेंट, अभी वो बिहाइंड अस है, उनका फ्लोस आर मोर देन मेकिंग अप फॉर द वेट एंड वॉच। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने फ्लोस देखी है अप्रैल और मई में, जून में तो वही फ्लो दिख रहा है। मैं एक और पॉइंट क्विकली बोलूंगा, मुझे एक ट्रेंड तो शिफ्ट दिख रही है कि जो लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से स्मॉल एंड मिड कैप में एकदम मतलब प्यार था, वो ट्रेंड मुझे थोड़ा सा शिफ्ट होने दिख रहा है टूवर्ड्स मल्टी कैप में, मतलब कि लार्ज मिड और स्मॉल की कॉम्बिनेशन में ज्यादा फ्लोज आ रही है। हाँ। और थीमेटिक में ज्यादा फ्लोज आ रही है। चलिए एंथनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। और मेरी ये मतलब आपसे विनती रहेगी कि आप अक्सर आते रहा करिए, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा लग रहा था बातचीत करके। समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन आगे भी आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे और अलग अलग इवेंट्स पे आपसे जुड़ते रहेंगे अलग अलग मार्केट के व्यूज़ को लेकर। लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए फंड के लिए, और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो मार्केट्स को लेकर आप व्यू सुन रहे थे और नए फंड की बातचीत भी आप सुन रहे थे, किस तरह के डिटेल्स रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग फंड को लेकर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और अहम शेयर हैं उन पर बातचीत करेंगे, और मार्केट्स में स्पेशली पॉलिटिकल सेटअप को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स उस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और 150 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी बनी हुई है। सेंसेक्स करीब 447 अंकों पर, निफ्टी बैंक 300 अंकों के आसपास की तेजी के साथ अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन 24 जून से संसद का अगला सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र के दौरान नए सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन क्या इस सत्र में बजट पेश होगा या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए हम सीधे चलते हैं अब लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, दिल्ली की 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में ठीक संसद भवन के बाहर खड़े होकर हमारे साथ मौजूद भी हैं पॉलिटिकल सरगर्मियां बताने के लिए। लक्ष्मण जी, पहले तो किस तरह का सेशन की उम्मीद लगाकर चले, और क्या बजट इस सेशन में आने वाला है? दरअसल जिस 42 डिग्री को आप देख रहे हैं ना, उसमें 1-2 डिग्री बढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाल पत्थर है ना, वहाँ पे ज्यादा गर्मी निकलती है। मैंने ब्रेक में देखा था लक्ष्मण जी, आप पसीना पोंछ रहे थे, तभी मुझे याद आया कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, उसके बावजूद आप वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उसके लिए तो पहले ही हमारी तरफ से आपको अप्रिसिएशन है ही। लेकिन इस तरह के सेटअप में आप खड़े हैं वहाँ पर और बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या सिचुएशन है? सबसे पहले खबर ला के देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसीलिए अप्रिसिएशन तो बनता है उसके लिए। और अब साथ साथ आप बताइए कि किस तरह की डिटेल है बजट से रिलेटेड। जी, दरअसल सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि बजट कब पेश होगा, बजट सत्र कब शुरू होगा। तो बिल्कुल अब पिक्चर साफ हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। पहली बात कि संसद का एक सत्र होगा जो 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में बजट पेश नहीं होगा। अब आप पूछेंगे होगा क्या, तो इस सत्र में जो भी नए सांसद आए हैं उनका शपथ होगा। उसकी प्रक्रिया बता दूं कि 24 जून को जब सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, जो तत्कालिक थोड़े समय के लिए होता है। उस प्रोटेम स्पीकर की अगुवाई में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। नए सांसदों के शपथ के बाद लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और फिर वो सत्र सैनेडाई हो जाएगा, यानी वो सत्र को खत्म कर दिया जाएगा 3 जुलाई को। उसके बाद कुछ दिन बीच करके बजट सत्र शुरू होगा, जो कि मानसून सत्र भी कहलाएगा। उस बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा। तो बहुत हद तक संभावना है 15 तारीख के बाद जो है, या फिर 15 तारीख को या उसके बाद बजट पेश हो तीसरे हफ्ते में। इसकी संभावना पूरी यहाँ पर दिख रही है। इस बीच बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 18 तारीख से प्री बजट कंसल्टेशन शुरू हो चुका है, शुरू होगा, जहां पे लोगों से सलाह मशवरा लिया जाएगा और सलाह मशवरा के बाद वो जो ऐलान किए जाने उस ऐलानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और थोड़े बहुत जो बेसिक तैयारियां वो तो पहले से तैयार हो रखी हैं। तो
बजट का सत्र, अगर आपको ये लग रहा है कि पहला सत्र जो होगा इसमें बजट होगा, तो लक्ष्मण जी इस पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन हाँ जल्द ही बजट से रिलेटेड तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, तो उसकी डेट्स भी कुछ हद तक आपको बता रहे हैं लक्ष्मण जी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज की जो पॉलिटिकल सेटअप है या अपडेट्स हैं उस पर हमसे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले जरा खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। एमके ग्लोबल के कपिल शाह, वेव स्ट्रेटजी के आशीष कयाल और फिनबर्ग की मधु हमारे साथ इस हफ्ते मौजूद हैं। इसमें सो फार आशीष लीड कर रहे हैं 11% रिटर्न के साथ, कपिल का रिटर्न 9.5% और मधु का रिटर्न रफली 5.5% के आसपास का सो फार देखने को मिला है। आगे देखते हैं किस तरह का यहाँ से सेटअप बनता है, लेकिन अभी तक के जो रिटर्न है वो आपके सामने है। ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी में हम बातचीत करने वाले हैं जेन टेक्नोलॉजीज के CMD अशोक अतलूरी सर से। एक छोटे से ब्रेक के उस पार, फिलहाल इतना ही।